मोहाली के डेरा बस्ती में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल, पिस्तौलें भी बरामद। पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के जख्मी लोगों से की मुलाकात, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर हाल जाना। धमाके में 12 लोगों की मौत, लगभग 20 लोग घायल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, कई छात्रों से की गई पूछताछ। वीसी ने खारिज किया आरोप, कहा आरोपियों का डॉक्टरों के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी आया सामने, भारी ट्रैफिक के बीच ब्लास्ट हुई I-20 कार, आग के गुबार ने सब कुछ किया तबाह। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई I-20 कार को लेकर बड़ा खुलासा, हमले से पहले 10 दिन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। 10 नवंबर की सुबह डॉक्टर उमर ने कार को निकाला बाहर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर मुजम्मिल का बड़ा कबूलनामा, 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की थी प्लानिंग। आरोपियों ने जनवरी के पहले हफ्ते लाल किले की थी रेकी। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह, कहा पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट जारी, पुलिस और एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय, दुर्घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रोहतक में चेकिंग के दौरान गाड़ी से मिला 1 करोड़ का कैश, दिल्ली नंबर की कार में सवार युवक नहीं दे पाए कैश का हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नाके पर कड़ी चेकिंग के दौरान हुई बरामदगी। हरियाणा में चैंपियन बेटी का सम्मान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली को किया सम्मानित, 1.5 करोड़ का सौंपा चेक। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे। संत कबीर कुटीर में भाजपा की अहम बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम में रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। पीएम के स्वागत की तैयारियों को लेकर उत्साह दिखा। वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही इस बैठक में। तो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। संत कबीर कुटीर में इसको लेकर बैठक हुई, इसमें चर्चा की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही पीएम के स्वागत की तैयारियों को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। उत्साहित हैं सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आने पर सभी में उत्साह नजर आ रहा है। इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी नजर आई। 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर ये बैठक हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी नजर आई। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। रूपरेखा किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर चर्चा हुई और सभी में पीएम के स्वागत को लेकर उत्साह नजर आया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से क्रिकेटर चैंपियन शेफाली वर्मा भी मिली। संत कबीर कुटीर पर सीएम ने शेफाली का स्वागत किया। हरियाणा सरकार ने शेफाली को 1.5 करोड़ का पुरस्कार दिया, चेक सौंपा है शेफाली वर्मा को। शेफाली ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा। शेफाली से मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी कहा कि शेफाली देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। शेफाली ने परिवार सहित सरकार का आभार जताया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शेफाली ने मुलाकात की आज। इस दौरान हरियाणा सरकार ने शेफाली वर्मा को सम्मानित किया और 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। जी बहुत अच्छा लगा और हरियाणा से हूँ तो बहुत अलग ही प्राउड फीलिंग है। और जब हम जीते, ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेंस क्रिकेट की विक्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं। तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत ज़्यादा खुशी है। और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा
अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है, तो सभी अच्छा करिए। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सब ने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीफ रखिए और आप सभी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। तो वहीं सोनीपत गुहाना टोल पर किसानों और कर्मचारियों में टकराव देखने को मिला। किसानों ने टोल कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस की मौजूदगी में किसानों की पंचायत हुई। इस बैठक में टोल कर्मचारियों ने किसानों से माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी गई और ये उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आगे से बदसलूकी नहीं होगी। पंचायत में किसानों को टोल से छूट देने पर सहमति बनी। तो ये सारा जो बवाल है ये टोल कर्मी और किसानों के बीच हुआ। सोनीपत गुहाना टोल पर यह बवाल देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही पंचायत हुई और टोल कर्मी और किसानों के बीच सहमति बनाई गई। दो तीन बार शिकायतें आई थी। कुछ दिन पहले जब किसान यूनियन के कोई पदाधिकारी जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया और हमारे जो यहाँ के गुहाना ब्लॉक के प्रधान है राजवीर जी माजरा गांव से, वो यहाँ पर आए। उन्होंने मैनेजर से बात करी कि भाई आप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, ये सेवा कर रहे हैं, कोई अपना घर भरण में तलाक नहीं रहे, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप इनको मत रोको। तो उनके कर्मचारी ने ये कहा, बोला भाई 1100 रुपए में ये कार्ड बनवा के नरे आंटे हैं, न्यू हम किस ना काटें। तो आज यहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी थे उनको बुलाया, प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए थे और उनके सबके बेचारे बैठ के बात हुई। तो हमने मैनेजर से एक का बात कही, अब देख भाई हम दूसरे का तो किसी का कहते नहीं, यो हमारा कार्ड है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का, और हम सिर्फ उसी व्यक्ति का कार्ड बनाते हैं जो सेवा करता है, जो दिन रात किसान कौम की मजदूरों की सेवा में लगा रहता है, उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कराता है। कार्ड सिर्फ उसी का बनता है। और 1100 रुपये की तो बात छोड़ो, इस कार्ड में आप 11,000 रुपये का बनवा के दिखा दो। अगर आप 11,000 रुपये में भी ऐसे आदमी का कार्ड बनवा के दिखा दोगे जो सेवा नहीं करता, तो हम आपको 11 लाख रुपये का इनाम देंगे। कुछ किसानों की कुछ समस्या थी टोल से संबंधित, तो दोनों पक्षों को बिठाया गया, शांतिपूर्वक मामला निपट गया सहमति से। तो वहीं करनाल से कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान शुरू हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नेतृत्व संभाला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कई पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हुई है। करनाल से इस अभियान की शुरुआत की गई है और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नेतृत्व संभाला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कई पूर्व विधायक भी इस अभियान में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जिला सचिवालय जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। करनाल में ये अभियान की शुरुआत हुई है। कांग्रेस का अभियान है वोट चोर गद्दी छोड़, जिसकी शुरुआत की गई है और खुद इसकी कमान जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने हाथों में ली है, उन्होंने नेतृत्व संभाला है। की निंदा करते हैं। ये हमारे देश के ऊपर एक आक्रमण है, ये आतंकी हमला ही नहीं है। ये लाल किला, जिस लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी देश का संबोधन करते हैं, उस लाल किले पे हुआ ये हमला, ये देश पे हमले से कम नहीं। और कठोर से कठोर फैसले लिए जाए। जो ये आतंकी हैं इनके जड़ों तक पहुंचकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही, बड़े दुख की बात। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली धमाके का। पीएम मोदी ने दिल्ली धमाके के घायलों से मुलाकात की। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे हैं और इसके बाद उसी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायल लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 20 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इन्हीं से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। अपने भूटान दौरे से लौटने के बाद वो सीधा अस्पताल पहुंचे। पीड़ितों से जाकर उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अस्पताल पहुंचकर इस
हादसे में ये जो धमाका हुआ है इसमें पीड़ित लोगों से मुलाकात करने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। उनके प्रति संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबका हाल चाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे और आज ही भूटान दौरे से लौटे हैं, जिसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली धमाके में लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की। तो उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। टीमों ने कैंपस में पहुंचकर छात्रों से पूछताछ शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के परिसर को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने तकरीबन 50 लोग अलग से तैनात किए हैं। जानकारी मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार करीब 10 दिन तक इसी यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी रही। अब जांच टीमें हर एंगल से सुराग खंगाल रही है। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्राइम ब्रांच की भी कई टीमें पहुंची। जांच का दायरा आरोपी डॉक्टर के ठिकानों तक भी फैलाया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों की संयुक्त मौजूदगी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। मामला बड़ा है और जांच की रफ्तार भी अब तेज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अलग अलग टीमें पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची, इसके साथ ही एनआई की टीमें पहुंची, जिसके बाद कैंपस में हलचल बढ़ गई, हलचल बढ़ती नजर आई और जांच की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। सभी एंगल जो रहते हैं इस मामले में, सभी एंगल से जांच की जा रही है और ये जांच जो है डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ जिन भी आरोपियों के नाम आए हैं, जो भी अभी तक तथ्य सामने आए हैं, जैसे कमरा नंबर 13 की बात हो रही थी यूनिवर्सिटी के, जहां पर ये विस्फोटक सामग्री मिली थी, जहां पर जो है डॉक्टर रह रहा था, इन सभी एंगल से जांच की जा रही है और टीम जो है जांच तेज कर चुकी है। फिर आप देखिए एक और टीम जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जाती हुई, यहाँ पर देखिए शीशे चढ़ाए हुए हैं और ये एक और टीम है जहाँ पर जो अंदर फिलहाल यूनिवर्सिटी के जा रही है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो ये 6ठी या 7वीं टीम है जो पहुंची है अंदर। लगातार एक के बाद एक इस तरीके की जो जांच एजेंसियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंचती जा रही है। ये 6ठी या 7वीं गाड़ी है जिसमें टीम जो है वो बैठ कर आई है। स्पेशल सेल टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। हरियाणा पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और जाहिर तौर पर जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं ये एपिसेंटर है, ये यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, हर किसी के तार यहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जांच का काम अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर एक के बाद एक जांच एजेंसियां जो है यूनिवर्सिटी में पहुंच रही हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर इस सब के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बयान जारी कर कहा कि जिन लोगों के नाम इस केस में सामने आ रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी से कोई सीधा संबंध नहीं है। संस्थान ने दो टूक कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि से यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपील की है कि बिना तथ्यों की जांच किए कोई भी बयान साझा ना किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी की लैब में कोई भी प्रतिबंधित केमिकल नहीं रखा गया है। तो जिस तरह से नाम आ रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी का, अब ये किनारा करता नजर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये बयान जारी किया है और कहा कि किसी तरह का लेना देना नहीं है जो आरोपी हैं उनसे यूनिवर्सिटी का, और इसके साथ ही लैब में भी किसी भी तरह के प्रतिबंधित केमिकल के नहीं होने का इन्होंने दावा किया है। दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल अब उन गवाहों तक पहुंची है जिन्होंने हादसे की भयावहता सबसे पहले देखी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर जाकिर से हुई बातचीत में उसने उस रात का खौफनाक मंजर याद किया। बताया कि जब वो लाल किले के पास पहुंचा तो सड़क पर चारों तरफ शवों के अंग बिखरे पड़े थे, जिनको खुद इकट्ठा कर एम्बुलेंस में रखा। और ये उन्होंने बताया जिन्होंने खुद उस दर्दनाक हादसे के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वो लोग थे जो लोग सबसे पहले लाल किले के ठीक सामने स्पॉट पर पहुंचे
और इन्होंने क्या देखा और इन्होंने क्या किया, ये सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर जी, ये बताइए कि कैसे कॉल आई, कैसे आपको मालूम चला, और जब आप वहाँ गए तो वहाँ का मंजर क्या था? सर हमारे पास कॉल नहीं आई थी। हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने हमें यहाँ से भेजा था कि आप लाल किले जाओ। धमाके की हमें जो आवाज़ थी वो यहाँ तक आई थी। अच्छा। जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पहुँचने के बाद मंजर कुछ ज़्यादा ही बुरा था बहुत। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ पहुँचने के बाद में हमें 4 बॉडियाँ मिली थी, जिसमें एक बॉडी वैगनार के ऊपर पड़ी हुई थी, वो भी बिल्कुल फटी हुई थी, और एक जो ज़मीन पर पड़ी थी वो भी बिल्कुल फटी हुई थी। उसका हाथ पैर का कोई पता नहीं था। जब उसे उठाया था तो मतलब हालत ज़्यादा ही कुछ गंभीर थी वहाँ पे। और उसके बाद में जब हमने बॉडी उठाई है, बॉडी उठा के 2 गाड़ी में भेज चुके थे पहले। यहाँ पे जो तीसरी हम उठाने गए थे उसका हाथ पैर का पता नहीं था, तो वो बॉडी के पैर हम उठा के लाए थे। और जिस हिसाब से टुकड़े पड़े हुए थे वो टुकड़े जो है 500 मीटर की दूरी पे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे, छोटे छोटे। मंजर बहुत ज़्यादा ही बुरा था। जब हम पहुँचे थे हमारे पे कोई कॉल नहीं आई थी, कोई ऐसी वो नहीं थी। हम गए थे अपनी मर्ज़ी से और सारा जो भी हमने करा अपने फ्री सेवा करा है। ये बताइए कि जब बॉडीज यहाँ वहाँ पड़ी थी तो उनको बटोरना, इकट्ठा करना, ये तो उस वक्त कितना तकलीफदायक होगा, ये कैसे किया आपने? वो सर मैं बस यही था कि हिम्मत थी तो कर लिया। अगर हिम्मत नहीं होती तो नहीं कर पाते। हिम्मत थी तो टुकड़े बीने, वहाँ पे कई दूर तक टुकड़े बीने हैं। टुकड़े एक एक करके बीने, तो हाथ भी एक पैर मिला था और टुकड़े मिले थे बहुत सारे, तो वो टुकड़े बीन के यहाँ हॉस्पिटल में फिर जमा करा दिए थे। आपने सारे टुकड़े बीने जी। और इसी एम्बुलेंस में, इसी एम्बुलेंस के अंदर, ये तस्वीरें देखिए, इसी एम्बुलेंस के अंदर तमाम लोग आए। मतलब आपने एक एक बॉडी उठाई अपने हाथ से, और मतलब तो आपका हाथ खून हो गया होगा। गिलफ्स पहन रखे थे मैंने। गिलफ्स थे मेरी गाड़ी में, गिलफ्स से उठाए थे मैंने। एक एक टुकड़ा 500 मीटर से उठाया था, क्योंकि टुकड़े जो है बहुत ज़्यादा ही दूर तक गिरे थे। लाल मंदिर है उसको पार कर चुके थे टुकड़े गिरने के बाद। जो सामने जैन मंदिर था उसके पार, क्योंकि हमने देखा कि जैन मंदिर के अंदर भी कई पार्ट्स पहुंच गए थे। तो आपने जब आप आए पहुंचे तो आप कितनी बॉडी लेके आए? हम जो है एक ही लाए। हम 4 जने गए थे, 4 जने 4 गाड़ियों में लेके आए थे बॉडी, एक एक बॉडी। और वो चारों स्पॉट डेथ? चारों स्पॉट खत्म थे और चारों मेल बॉडी थी। हाँ। लाल किले के बाहर हुए धमाके की तस्वीर अब उजाले में और साफ दिख रही है। जिस i-20 कार में आतंकी सवार था उसने लाल बत्ती के नीचे ही ब्लास्ट किया और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ तबाही मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि पास खड़े लोगों के शरीर के हिस्से दूर दूर तक जा गिरे और पूरा इलाका खून और चीखों से भर गया। और इसी जगह की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहुंची है। जांच की जा रही है इस जगह की, और दिन के उजाले में ये जख्म और भी ताजा नजर आ रहे हैं। इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में। सर कुछ देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए के पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जांच की जा रही है। और इसलिए जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट करके टीमें यहाँ से लेकर गई हैं, क्योंकि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ अरेस्टिंग हो सकती है और इससे पहले भी, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अब एनआईए अपनी कस्टडी में ले रही है। और इसलिए अब जाँच का दायरा जो है एनआईए ने इस लाल किले के आसपास का बनाया हुआ है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली धमाके जांच के सिलसिले में अब i-20 कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कैमरे पर आकर अपनी सफाई दी और कहा कि कार की बिक्री कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी। वहीं जांच एजेंसी अब उस पूरी डील की डिटेल खंगाल रही है, क्योंकि ये वही कार है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक खड़ी रही और दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी से जुड़ी मानी जा रही है। इसी कार में ये धमाका हुआ है, ये माना जा रहा है। इसी को लेकर अब जो कार के जिन्होंने बेची थी वो भी सामने आए हैं।
न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त वो चेहरा मौजूद है जिसके यहां से वो i20 कार बेची गई थी जो लाल किला धमाके में इस्तेमाल की गई थी। मेरी मौजूदगी इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है जहां रॉयल कार जोन पर से ही वो कार बेची गई थी और उस रॉयल कार जोन के ऑनर अमित पटेल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित जी, जाहिर है आपसे पूछताछ हुई है और क्या आप बताना चाहेंगे किसको आपने कार बेची? पहली प्रतिक्रिया कार का ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ, क्या आप कहेंगे? सर देखिए, हमारा कार सेल परचेज का काम है। 29 तारीख को ओएलएक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे सोनू जी कस्टमर से डील कर रहे थे। ओएलएक्स के थ्रू उनके पास कॉल आई, i20 देखने आए वो कस्टमर ओएलएक्स के द्वारा। सोनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। 29 तारीख को हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ उनको कार हैंड ओवर कर दी। उसके बाद वो लेके कहाँ गए, कस्टमर कैसे थे, अभी चीज़ को तो देखिए कोई नहीं जानता। हमारा काम सेल परचेज का है, हमने उनको गाड़ी बेची। उसके बाद सोनू जी ने उनसे डील करी और उनको कार हैंड ओवर कर दी। और हमने सोनू कौन है? सोनू जी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। फिर हमारे पास 11 तारीख को ब्लास्ट 10 को है, 11 को है, 10 को है। 10 को हमारे पास सोनू जी के पास ही 8:30 बजे दिल्ली से टीम का कॉल आया, पुलिस टीम का। वो लोग यहाँ पे आए, उनको हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए अपने जो हमारे पास अवेलेबल थे, सीसीटीवी फुटेज, जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंट की, हमने सब उनको हैंड ओवर कर दी। और बाकी अब तो फिलहाल हमारे सारे टीम को ले भी गए थे पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। सबसे पूछताछ करके सबको रिलीज कर दिया है। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे और हम जाएंगे। ये बताइए कि आपने कार किसको बेची? वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो, अगर आप दिखाना चाहें, किस नाम को, उमर नाम के शख्स को बेची या किसको बेची? और उस दिन कितने लोग कार की डिलीवरी लेने के लिए आए थे? सर कार की डिलीवरी लेने के लिए 2 लोग आए थे और जितने डॉक्यूमेंट थे हम लोगों के पास सब हमने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिलहाल तो सारी चीज़ें उनके पास ही हैं। जितने डॉक्यूमेंट थे हमारे पास सब ले गए वो। किस नाम किसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे कार खरीदने के लिए? कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको ही आमिर राशिद। अच्छा जी, 2 लोग आए थे। कहाँ का है ये आमिर राशिद? सर इसकी आईडी तो पुलवामा की है, जो JNK की। बाकी शायद वो यहीं फरीदाबाद में कहीं रहते थे और लेके कार वो। तो एक जो फोटो चल रहा है उमर का, आपने देखा होगा, वो भी शख्स था क्या उस टाइम पर? सर वो सीसीटीवी फुटेज में अगर होगा तो सीसीटीवी फुटेज में हमने सीसीटीवी फुटेज भी पूरी DVR भी सब दे रखी है। मैं ये कह रहा हूँ जब डिलीवरी दी गई होगी, 2 लोगों के साथ आए होंगे, 2 उनको आपने भी देखा होगा, तो क्या उमर भी यहाँ पर आया था डिलीवरी लेने के लिए उस वक्त आमिर राशिद के साथ? सर जो कौन कौन थे, उनके नाम क्या थे जो आए थे 2 लोग? सर दोनों का नाम तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। बाई चांस कि सोनू जी ने डील करी है तो सोनू जी को पता है। अच्छा। ये वो शख्स हैं जिनको हमने गाड़ी हैंड ओवर कैमरे पर दिखाइए। देखिए ये वो शख्स है जिसको कार की डिलीवरी दी गई थी। ये वो शख्स है, यही वो फोटो पहले भी आया था और यही रॉयल कार जोन का वो की भी आप देख रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इसी शख्स के नाम पे कार दी गई थी। इसी का नाम आमिर राशिद है। एक बार अगर आप दिखा पाएं। सर ये सीसीटीवी फुटेज में फोटो तो हमने कर दी है। अब इसका नाम आमिर राशिद है या फिर इसने फोटो खिंचवाई क्योंकि 2 लोग आए थे। डिलीवरी हमने आमिर राशिद के नाम। दूसरे शख्स को क्या आप पहचानते हैं? अगर उसको बता पाए वो कौन था? आपने देखा था? आमिर राशिद से मिले थे आप या सोनू ही डील कर रहे थे? सोनू जी डील कर रहे थे, उन्होंने ही देखा हुआ है। उनको स्पेशल सेल टीम वाले ले गए थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच को हाईटेक मोड पर डाल दिया है। डीसीपी हेडक्वार्टर की निगरानी में RTR रियल टाइम रिपोर्ट जो हर इनपुट सेंट्रल एजेंसियों के साथ साझा कर रहा है। जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार पहले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे बाद में कार डीलर को बेच दिया गया। वहीं सलमान और उसका भाई जावेद अब एजेंसियों की हिरासत में है। तो अब गुरुग्राम पुलिस जो है वो भी इस जांच को हाईटेक मोड पर ले जा चुकी है और इसको लेकर RTR सेंटर बनाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिस i20 कार गाड़ी का नंबर आया था वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम थी। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उसी दिन गुरुग्राम पुलिस ने ना सिर्फ मोहम्मद सलमान को बल्कि उसके भाई जावेद को भी एक तरह से हिरासत में ले लिया था और उसके बाद इन दोनों को ही दिल्ली पुलिस को अब सौंप दिया गया है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कब किसके नाम रही। अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो ये गाड़ी 2014 में एक तरह से खरीदी गई थी। दिलीप नाम के एक आदमी ने इस गाड़ी को
खरीदा था पहली बार, और 2020 में इस गाड़ी को मोहम्मद सलमान ने खरीद लिया था। 2020 से लेकर के 2025 मार्च तक ये गाड़ी मोहम्मद सलमान के पास ही रही, जो कि गुरुग्राम के शांति नगर इलाके में पहले रहता था, लेकिन 2021 में उसने इस घर को खाली कर दिया था और उसके बाद वो सोना के इलाके में रहने चला गया था। वो एक निजी कंपनी में काम करता है। इस पूरी घटना की बात करें तो मार्च 2025 में ये मोहम्मद सलमान के परिवार का दावा है कि उन्होंने ये गाड़ी देवेंद्र को बेची, और देवेंद्र ने इस गाड़ी को अंबाला के एक व्यक्ति को बेची, और उसके बाद अंबाला से ये गाड़ी पुलवामा के तौफीक को बेच दी गई, और तौफीक के बाद ये गाड़ी बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर को बेची गई, और उमर ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहा है, जो कि इस पूरे ब्लास्ट में उसका नाम लगातार सामने आया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं गुरुग्राम पुलिस ने जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया था, खासतौर से मोहम्मद सलमान जो कि उस गाड़ी का मालिक था पहले, और उसका भाई जावेद, ये दोनों ही गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया, और उसके बाद इन दोनों को अब केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। भिवानी में व्यापार संगठनों ने इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, आतंकवाद का पुतला फूंका और सख्त कार्रवाई की मांग की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिवानी की, जहां पर लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पुतला जलाया है आतंकवाद का, और जो भी दिल्ली धमाके में गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जो आतंकी हैं उनके लिए फांसी की मांग की है।